हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 2 सेशंस में हमने डिस्कस किया था एरर स्पॉटिंग, आरसी और क्लोज टेस्ट। तो आज का जो सेशन है उसमें भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड है। तो आज के टॉपिक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होंगे और जितने भी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनका एक सेक्शन मैंने आज के सेशन में रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेंटेंस दिया है, ब्लैंक है, आपको इन 4 ऑप्शंस में से फिल करना है इस ब्लैंक में और कौन सा ऑप्शन बताना है कि सही होगा। ठीक है, तो पहले आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे वीडियो को पॉज करके और फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या बना इस क्वेश्चन का। तो फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल ब्लैंक मी एट ओवर विथ अपॉन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेपोजिशन फिल करना है स्माइल के बाद और एट, ओवर, विथ और अपॉन में से एक प्रेपोजिशन जो है वो आपका सही होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो स्माइल फॉर्च्यून के साथ जो स्माइल लिखा गया है यहाँ पे आपका अपॉन होगा, स्माइल अपॉन मी। क्यों होगा? क्योंकि एक फ्रेज है स्माइल अपॉन, इसका मतलब होता है कि किसी को गुड लक विश करना या किसी पे जो आप कहते हैं कि किस्मत किसी पे काफ़ी मेहरबान है। तो ये जो होता है फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल अपॉन में, इसका सेंस वही होता है कि वो फॉर्च्यून उसको फेवर कर रही है या उसे गुड लक एज अ गुड लक के सेंस में उसे कन्वे किया जा रहा है। तो जब गुड लक का सेंस हो या ऐसा कोई सेंस बने कि फॉर्च्यून किसी पर्सन को फेवर कर रही है तो हमेशा हम लिखते हैं फॉर्च्यून स्माइल और उसके बाद अपॉन लगाते हैं। इसीलिए अपॉन सही है, ये एट, ये ओवर और ये विथ, ये तीनों गलत हो गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फिर से पॉज करके पहले आप अटेम्प्ट करेंगे फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द टीचर गेव मैनी एग्जाम्पल्स टू blank the idea contained in the poem. Bring about, bring in, bring forth, bring out. अब यहाँ पे blank में आपको एक phrasal verb fill करनी है। ठीक है, टीचर ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जो आइडिया कंटेंट था पोएम में उसको कुछ करने के लिए। ब्रिंग अबाउट आएगा, ब्रिंग इन आएगा, ब्रिंग फोर्थ आएगा या ब्रिंग आउट आएगा। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज करना किसी चीज़ को। क्या मतलब होता है इसका? कॉज करना। ठीक है, ब्रिंग इन का मतलब होता है इंक्लूड करना। ब्रिंग फॉर्थ का मतलब भी वही होता है, मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना या आप कह सकते हैं जेनरेट करना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है एम्फसाइज करना, हाईलाइट करना, जिससे मतलब कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, क्लैरिफाई करना कह सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है ब्रिंग अबाउट होगा, ब्रिंग इन होगा, ब्रिंग फोर्थ होगा या ब्रिंग आउट होगा? तो जो टीचर है उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए। तो जो आइडिया था पोएम में उसको एम्फसाइज करने के लिए, उसे और क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा जो आंसर इसमें होगा वो होगा डी, ब्रिंग आउट। बाकी ऑप्शंस हमारे ये ब्रिंग इन, ब्रिंग अबाउट और ब्रिंग फोर्थ, ये सारे गलत हो गए। उन्होंने मतलब आइडिया कॉज नहीं किया, आइडिया इंक्लूड नहीं किया और नहीं उन्होंने आइडिया को प्रोड्यूस या जनरेट किया था। उन्होंने आइडिया को एम्फसाइज करने के लिए एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है, हाँ, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स आर डैश अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। अब हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स है वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो मैनेजमेंट का डिसीजन है उसके अगेंस्ट। तो प्रोटेस्ट को क्या किया जाता है? परफॉर्मिंग, स्टेजिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग। क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, स्टेज करते हैं, सिट करते हैं, स्टैंड करते हैं। तो प्रोटेस्ट को हमेशा स्टेज किया जाता है। स्टेजिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग। हमेशा जो प्रोटेस्ट होता है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं हम। ठीक है, परफॉर्मिंग तो हो गया कि कोई एक मतलब कोई परफॉर्मेंस देना किसी ऑडियंस के सामने, लाइक यू परफॉर्म अ प्ले, यू परफॉर्म एन एक्टिविटी, बट यू डोंट परफॉर्म अ प्रोटेस्ट, यू ऑलवेज स्टेज अ प्रोटेस्ट। सिटिंग, अब सिटिंग का मतलब होता है तो बैठना
और स्टैंडिंग का मतलब होता है क्या होता है, सिटिंग का मतलब बैठना होता है, स्टैंडिंग का मतलब खड़े रहना होता है। तो प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट को बैठ रहे हैं, प्रोटेस्ट को खड़े कर रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं दे रहा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और परफॉर्मिंग चूंकि एक ऑडियंस के सामने किसी परफॉर्मेंस देने का सेंस कन्वे करता है, तो वो भी गलत। हमेशा प्रोटेस्ट के लिए एक वर्ड फिक्स होता है कि यू स्टेज अ प्रोटेस्ट, ओके। सो hundreds of workers are staging a protest against the decision of the management. Okay. Next question. USA has become a dash of many nationalities, allowing companies to make use of global talent. Melting point, melting pot, pot boiler, point guard. पहले आप अटेम्प्ट कर लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो यूएसए क्या बन गया है बहुत सारे नेशनैलिटीज़ का, जिससे कंपनीज को ये मौका मिल रहा है कि वो ग्लोबल टैलेंट का यूज़ करे, ग्लोबल टैलेंट का को यूटिलाइज करे। मेल्टिंग पॉइंट बन गया है, मेल्टिंग पॉट बन गया है, पॉट बॉयलर बन गया, पॉइंट गार्ड बन गया है। तो मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर होता है जिस पे बर्फ पिघलती है और वाटर बन जाती है, या कोई सॉलिड पिघल के लिक्विड बन जाता है, वो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उसे। मेल्टिंग पॉट क्या होता है, मतलब एक होता है एक डाइवर्सिटी को आप कह सकते हैं। मेल्टिंग पॉट एक डाइवर्सिटी होती है जिसमें डिफरेंट पीपल होते हैं और वो अपने डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट आइडियाज, तो इनका एक आप कह सकते हैं कि अमेलगमेशन होता है, कलेक्शन होता है, एक डाइवर्सिटी होती है, उसे हम मेल्टिंग पॉट कहते हैं। पॉट बॉयलर क्या होता है, अब पॉट बॉयलर क्या होता है, ये कोई एक आर्टिस्टिक चीज़ होती है। आई मीन लाइक कोई बुक हो गई, कोई मूवी हो गया, जो ऐसे तो मतलब एक पुअर क्वालिटी की होती है, मतलब ख़राब होती है, बट उसे बना देते हैं फॉर द सोल पर्पस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट, मतलब कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए उस चीज़ को बना देते हैं, उस मूवी को, बुक को या किसी और आर्टिस्टिक चीज़ को, फॉर द सोल पर्पस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। तो क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉट होना चाहिए, पॉट बॉयलर होना चाहिए, पॉइंट गार्ड होना चाहिए। पॉइंट गार्ड क्या होता है, पॉइंट गार्ड एक बास्केट बॉल का टर्म है, ठीक है, ये एक स्पोर्ट्स टर्म है। पॉइंट गार्ड क्या होता है, मतलब एक प्लेयर होता है जिसका काम होता है कि बॉल को सही प्लेयर के पास वो पहुंचाए, जिससे वो प्लेयर गोल कर दे या पॉइंट्स अर्न कर ले बास्केटबॉल में। तो क्या लग रहा है, मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉट है, पॉट बॉयलर है, पॉइंट गार्ड है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा इस सही आंसर होगा। क्यों होगा सही, क्योंकि यूएसए एक मेल्टिंग पॉट, हाँ मेल्टिंग पॉट बन गया, मतलब एक प्लेस बन गया जहाँ पे अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग अपने अलग अलग आइडियाज़, कल्चर्स के साथ रह रहे हैं वहाँ पे। और इससे क्या हो रहा है कि कंपनीज को एक बड़ा पूल मिल रहा है जिसमें उनको बहुत तरह के लोग एक बार में ही मिल जा रहे हैं, बहुत तरह का टैलेंट एक बार में ही मिल जा रहा है, और इसका वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारा इसके लिए आंसर क्या होगा, मेल्टिंग पॉट बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are several ways of dash the price at which a product can be marketed. क्या होगा इसमें, जजिंग होगा, इवेल्युएटिंग होगा, डिटरमाइनिंग होगा, एस्टिमेटिंग होगा। क्या कह रहा है कि बहुत सारे वेज है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्राइस को क्या किया जाता है, प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड, मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस हमें क्या करना है, स्टैब्लिश करना है कि जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल किया जा सके, उसे मार्केट किया जा सके। तो उस प्राइस को जज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे या एस्टिमेटिंग करेंगे। तो देखिए इस वाले में ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो सबसे क्लोजेस्ट, सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आपको मार्क करना है इसमें। जजिंग का मतलब क्या होता है, कोई ओपिनियन फॉर्म करना होता है ना, कि जज मत करो मुझे, मतलब ओपिनियन फॉर्म मत करो मेरे ऊपर। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन, कहते हैं ना काफ़ी जजमेंटल है, आज की लोग काफ़ी जजमेंटल है, मतलब ओपिनियन बना लेते हैं बिना कुछ जाने हुए या बिना पूरी इंफॉर्मेशन के। सुना होगा आपने। तो जजिंग, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। इवेलुएटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एसेस करना, उसकी क्वालिटी को, उसकी इम्पोर्टेंस को, वर्थ को
को कैलकुलेट करना, जानना कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी वर्थ क्या है, उसका डिटरमाइन करना क्या होता है, एस्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिशिंग, एक तरह से कह सकते हैं कि डिसाइड करना, ठीक है। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है गैस करना। कहते हैं ना, एस्टिमेट क्या होता है, गैस होता है। लाइक आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आपने के पास जो भी इन्फॉर्मेशन था अवेलेबल आपके पास उस टाइम, उसके बेसिस पे आपने कोई चीज़ गैस कर ली, ठीक है। तो वो होता है एस्टिमेटिंग, कि हाँ इसका प्राइस क्या हो सकता है, हाँ इतना हो सकता है। तो देख रहे हैं कि आप सारे ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं। क्या लग रहा है आपको, जजिंग होगा, इवेलुएटिंग होगा, डिटरमाइनिंग होगा या एस्टिमेटिंग होगा? तो जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है डिटरमाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड मतलब उन्हें एक ऐसा प्राइस चाहिए जिस पे प्रोडक्ट को सेल कर सके। अब प्राइस उन्हें डिसाइड करना होगा ना, वो एक क्या होता है, बहुत सारे तरीके उस प्राइस को डिसाइड करने का, स्टैब्लिश करने का कि हाँ इस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचा जाए। गैस करने का नहीं, और प्राइस की क्वालिटी या इंपॉर्टेंस जानने का नहीं, और प्राइस के बारे में ओपिनियन फॉर्म करने का बहुत सारा वेज नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा वो होगा डिटरमाइनिंग, मीन्स इस्टेब्लिशिंग, प्राइस को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, डिसाइड करने की बात हो रही है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी, डिटरमाइनिंग। ये सारे ऑप्शंस गलत हो गए, जजिंग, इवैल्यूएटिंग, एस्टिमेटिंग। ओके। The managing director treated the employees to a dash lunch at an expensive hotel. Stupendous, sumptuous, tasteful, thriving. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से आप अटेम्प्ट करिएगा इसको। The managing director treated the employees to a dash lunch at an expensive hotel. Stupendous, sumptuous, tasteful, thriving. Stupendous का मतलब क्या होता है, बहुत, extremely, लार्ज, ऐसा लार्ज कि इन अ वे इट इज इम्प्रेसिव। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टुपेंडस का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली लार्ज होता है, इतना लार्ज कि वो इम्प्रेसिव दिखने लगता है, ठीक है, अपने अमाउंट में या अपने साइज में। समचूस का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं लग्जूरियस, एक्सपेंसिव कह सकते हैं, ठीक है। टेस्टफुल क्या होता है, टेस्टफुल बताता है कि आपकी मतलब अगर हम किसी पर्सन को कहें कि दैट पर्सन इज क्वाइट टेस्टफुल, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि ही इज अ गुड चॉइस एज फार एज स्टाइल इज कंसर्न। मतलब उसकी चॉइस काफ़ी स्टाइलिश होती है, काफ़ी ट्रेंडी होता है। लाइक आपका एक फ्रेंड है जो हमेशा जाता है मॉल में और हमेशा सही क्लोथ्स जो उस पर सूट होते हैं, जो ट्रेंडी है, वो सिलेक्ट करके आता है। तो जब वो क्लोथ्स पहन के आता है आपके पास, तो आप क्या कहेंगे उसे कि ही इज़ क्वाइट अ टेस्टफुल पर्सन, मतलब इसकी चॉइस स्टाइल में काफ़ी अच्छी है। तो टेस्टफुल में क्या होता है, जिसकी चॉइस इन स्टाइल इज क्वाइट गुड, कह सकते हैं हम। थ्राइविंग होता है मतलब ग्रोइंग और डेवलपिंग वेल, मतलब अच्छी तरीके से फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ग्रोइंग और डेवलपिंग वेल। अब क्या क्वेश्चन सेंटेंस क्या कह रहा है हमसे, द मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीटेड द एम्प्लॉयज टू, कैसा लंच हो सकता है वो, एक्सट्रीमली लार्ज, लग्जूरियस, एक्सपेंसिव, ऐसा लंच जिसकी चॉइस स्टाइल में काफ़ी अच्छी थी, या फिर ऐसा लंच जो कि काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सम्पचुअस, क्योंकि जो लंच था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी तो है एट एन एक्सपेंसिव होटल। अब एक्सपेंसिव होटल का लंच तो एक्सपेंसिव ही होगा, तो हमें यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सम्पचुअस है हमारा, यानी कि एक लग्जूरियस भी वही सेंस हो गया, ठीक है। लग्जूरियस होटल क्या होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होटल होता है जिसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ऐसे वो काफ़ी एक्सपेंसिव लंच था एक एक्सपेंसिव होटल में। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी सम्पचुअस। स्टुपेंडस मतलब लार्ज, काफ़ी बड़ा था, इस वजह से अच्छा दिख रहा था। ये यहाँ पे एक सेंस में फिट हो जाएगा, बट चूंकि यहाँ पे एट एन एक्सपेंसिव होटल इस पूरे लंच को मॉडिफाई करके डिटरमाइन कर रहा है, तो हमारा सबसे जो क्लोज, सबसे एप्रोप्रिएट होगा वो हमारा सम्पचुअस होगा, ठीक है।
और स्टुपेंडस गलत होगा, टेस्टफुल तो और थ्राइविंग तो गलत होगा ही होगा। ओके, कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर्स डैश फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द 19th सेंचुरी। अब कैसे डिफर करता है कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी से? नेचुरली डिफर करता है, यूजुअली डिफर करता है, लिटरली डिफर करता है, मार्केटली डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? नेचुरली का मतलब क्या होता है ना, नेचुरल वे, इंट्रिंसिकली मतलब उसे कोई किसी उसे बनाया नहीं जा रहा है, वो अपने आप हो रहा है, फिर क्योंकि इसके नेचर में ही है वो। क्या लिखता है? इन अ वे दैट सीम्स नेचुरल और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब वही होता है, मतलब किसी का कैरेक्टर या किसी का नेचर है उससे जुड़ा हुआ। तो नेचुरली का मतलब होता है ये। यूजुअली मतलब जनरली, जो बार बार हो रहा हो, कॉमनली जो बार बार हो रहा हो। लिटरली मतलब कि इन द सेम सेंस, जैसा कहा गया है। और मार्केटली मतलब वेरी इन अ सिग्निफिकेंट वे। सिग्निफिकेंट वे मतलब कि बहुत ही नोटिसेबल वे में, तो इसको हम कह सकते हैं नोटिसेबली। हाँ, या फिर ऐसा कि ऑब्वियस वे में, इन एंड ऑब्वियस वे। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है किसमें फिट होगा? नेचुरली होगा, यूजुअली होगा, लिटरली होगा या मार्केटली होगा? तो कॉन्टेम्परेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर करता है किस तरह से? मतलब इतना डिफर करता है कि देख के पता चल जा रहा है, देख के ही नोटिस में आ जा रहा है, बहुत ऑब्वियस वे में डिफर कर रहा है, जिससे हम डिफरेंस पता कर पा रहे हैं। तो मार्केटली हमारा इसमें सही आंसर होगा। यूजुअली जनरली मतलब कॉमनली बार बार डिफर कर रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। नेचुरल वे में या इन द सेम सेंस जैसा लिखा है वैसा डिफर कर रहा है। तो डिफर लिटरली, तो लिटरली डिफर कोई मॉडिफाई करने लगेगा। तो डिफर का मतलब ही है कि डिफरेंशिएट करना, अलग होना। तो ये बाकी सारे ऑप्शन गलत है। मार्केटली सबसे सही आंसर है, जिसका मतलब होता है कि नोटिसेबली डिफर कर रहा है। कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कॉन्टेम्प्रेरी एरा में हुआ था, वो बहुत ही नोटिसेबली वे में, बहुत ही ऑब्वियस वे में डिफर करता है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी का था उससे। तो हमारा जो आंसर इसमें होगा वो मार्केटली सही होगा। ठीक है, अब द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। He had finally found something at which he dash, which filled him with joy. मतलब उसे फाइनली कुछ मिल गया था और उससे बहुत खुश हुआ था। तो at which he excelled, at which he supervised, at which he deprived, at which he ordered. क्या होगा इसका आंसर? He had finally found something at which he excelled हमारा सही आंसर होगा। Excel मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में बहुत अच्छा होना, to be very good at something। तो उसे कुछ मिल गया था ऐसा जिसमें वो काफ़ी अच्छा था। मे बी उसे कोई हॉबी मिल गई हो, कोई वर्क मिल गया हो, कोई एक्टिविटी मिल गई हो जिसमें ही वॉज लाइक क्वाइट गुड एट इट, तो उससे वो काफ़ी खुश हुआ। तो एक्सेल्ड हमारा सही आंसर है। सुपरवाइज करने का मतलब होता है क्या? मैनेज करना, ओवरसी करना। तो एट विच ही सुपरवाइज्ड, तो हो सकता है एक सेंस में आपको लग रहा हो कि हाँ उसे कुछ कोई चीज़ मिल गई थी जिसको वो मैनेज कर रहा था, उससे काफ़ी खुशी मिल रही थी। तो सुपरवाइज यहाँ पे फिट होता, बट यहाँ पे एट जो है प्रेपोजिशन, ये इसको गलत कर देता। अगर हमें सुपरवाइज फिट करना था तो ही हैड फाइनली फाउंड समथिंग विच ही सुपरवाइज्ड ऐसे लिखते थे, क्योंकि सुपरवाइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, एट नहीं आता उसमें, तो इस वजह से सुपरवाइज गलत हो गया। डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी से कोई चीज़ छीन लेना। जैसे ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज टॉयज, या ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज बुक्स, उससे बुक्स ले ली गई। तो यहाँ पे वो सेंस में नहीं बना रहा है। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड क्या होता है? एक तो ऑर्डर होता है तो आप किसी को कमांड कर रहे हो, दूसरा होता है आप कोई चीज़ मंगवा रहे हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। एट विच ही ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर्ड लिखना भी होता, ही हैड फाइनली फाउंड समथिंग विच ही ऑर्डर्ड, तो भी एट हमें नहीं लगाना होता। एट सिर्फ एक्सेल के साथ होगा। यू एक्सेल एट समथिंग, he excelled at basketball, he excelled at this activity। तो इस at से excelled सही हो रहा है। तो हमारा आंसर इसमें A सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। Nearly 1 year after his first robbery, John dash his second। क्या होगा? Moved, detected, lifted, committed। एक साल के बाद, अपनी पहली रॉबरी के एक साल के बाद जॉन ने फिर से सेकेंड रॉबरी की।
तो जो सेकंड रॉबरी की, उसको क्या किया, उसने मूव किया रॉबरी को, डिटेक्ट किया, लिफ्ट किया, कमिटेड किया। तो ऑब्वियसली कमिट करने का, यू कमिट, कोई भी रॉबरी क्या है, क्राइम है, और क्राइम हमेशा कमिट किया जाता है। तो नियरली 1 year आफ्टर हिज फर्स्ट रॉबरी, जॉन कमिटेड हिज सेकंड रॉबरी को ही बता रहा है वो। मूव्ड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे रख देना, जो कि गलत है। यहाँ पे रॉबरी को उठा के कहाँ लेके जा रहा था वो। डिटेक्ट करना मतलब एक साल बाद, अपनी पहली रॉबरी के 1 साल के बाद उसने सेकंड रॉबरी डिटेक्ट की, नोटिस की। मतलब ऐसा तो था नहीं कि वहाँ पे रॉबरी रखी हुई थी, वो कोई चीज़ है जिसको उसने पा लिया, ढूंढ लिया, गलत है। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना, ये भी गलत है। कमिटेड हमारा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ही वांटेड टू डैश हिज ओलंपिक ड्रीम, ही हैड टू डू इट नाउ। क्या होगा, अट्रैक्ट, परस्यू, इंसल्ट, विथस्टैंड। तो ड्रीम को हमेशा परस्यू करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ना ही ड्रीम की इंसल्ट भी नहीं करते हैं, और नहीं विथस्टैंड मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना। ड्रीम को आप टॉलरेट नहीं करते, परस्यू करते हैं। मतलब व्हेन यू परस्यू अ ड्रीम, यू एक्चुअली वर्क हार्ड टू अचीव इट। लाइक इफ यू हैव अ ड्रीम एंड यू आर परस्यूइंग इट, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उस एरिया में, उस डायरेक्शन में बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, जिससे आपको आपका वो ड्रीम रियलाइज हो जाए, वो ड्रीम रियलिटी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ ही वांटेड टू परस्यू हिज ओलंपिक ड्रीम, ही हैड टू डू इट नाउ। तो परस्यू विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फिलर के क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। हम डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं क्या है। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस और अ सेंटेंस व्हिच इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। मतलब एक क्वेश्चन है, इसमें एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, या एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऑल 4 पार्ट्स आर जम्बल्ड अप, और वो 4 पार्ट्स भी जम्बल्ड अप हैं, मतलब ऊपर नीचे किए हुए हैं, एंड आर नेम्ड एज PQRS, मतलब PQRS से उनको डिनोट किया गया है। These 4 parts are not given in their proper order. Arrange the jumbled parts of the sentence and find out which of the 4 combinations from the given options will correctly complete the sentence. ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा डायरेक्शन है, जो कि हमें क्वेश्चन देखने के बाद क्लियर होगा थोड़ा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में बीच में ब्लैंक है। इस ब्लैंक में आपको एक सेंटेंस फिल करना है, पर वो सेंटेंस आपको यहाँ दिया है, मतलब जम्बल करके दिया गया है, और आपको इसको रीअरेंज करना है, और फिर जब रीअरेंज हो जाएगा तो यहाँ पे वो फिट बैठेगा। ठीक है, तो इसका ये आपको लग रहा है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकता है, जो कि नहीं है। आपको एकदम पैराजम्बल वाला अप्रोच ही इसमें लगाना है। हम मैंडेटरी पेयर्स ढूंढ लेंगे, किसके पास क्या आएगा, और हमारा जो होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस प्ले करेगा इस क्वेश्चन में, वो होंगे ब्लैंक से पहले का और ब्लैंक के बाद का वर्ड, जो कि एक्चुअली कनेक्ट करेगा सेंटेंसेस के पार्ट्स को। तो ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड बूम इन द मार्केट डैश व्हाट ही हैड सोल्ड द प्रीवियस ईयर। ठीक है, और यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए, एंड हैड टू रिमेन कंटेंट द पेपर डीलर कुड नॉट पुश अप हिज सेल्स विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन। यहाँ पे लिखा है विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन, विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ में से किससे कंपैरिजन हो सकता है, हम देखते हैं। लोअर देन एंड हैड नई सेंस बना रहा है, यहाँ से नहीं जाएगा, एस के बाद पी नहीं आएगा। लोअर देन द पेपर डीलर कुड नॉट, कोई सेंस नहीं है। लोअर देन द पेपर डीलर कुड नॉट नहीं है, क्योंकि लोअर देन के बाद हमें पूरा एक नाउन या नाउन फ्रेज चाहिए। ये नाउन फ्रेज नहीं है, ये पेपर डीलर कुड नॉट एक सेंटेंस आगे बढ़ा रहा है, जो कि गलत है। लोअर देन पुश अप हिज सेल्स, नहीं, वर्ब आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लोअर देन के बाद ये तीनों नहीं आ रहे हैं, तो मीन्स लोअर देन वाला ही सेंटेंस सबसे लास्ट में आएगा, मीन्स एस सबसे लास्ट में आएगा। एस सबसे लास्ट में किसमें है, इसमें है, बाकी में है नहीं, बाकी सारा गया। मिल गया आंसर हमें, देखा कितना ईजी था। विथ अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन व्हाट ही हैड सोल्ड द प्रीवियस ईयर, मतलब कि एक सेल का जो वॉल्यूम था वो बहुत कम था, किसके कंपैरिजन में, जितना उसने पिछले साल सेल किया था। क्या अब पहले देखते हैं, मैच करके क्यू पहले आएगा, इन स्पाइट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड बूम इन द मार्केट, फिर क्यू आएगा, द पेपर डीलर कुड नॉट, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड बूम इन द मार्केट, ये एक इन स्पाइट का फ्रेज कंप्लीट हो गया कि एक अनप्रेसिडेंटेड बूम आया था मार्केट में, एक मार्केट काफ़ी बढ़ा था, उसके बावजूद क्या, द पेपर डीलर कुड नॉट। अब कुड नॉट के बाद हमें एक वर्ब चाहिए, जो वर्ब यहाँ पे है, पुश अप हिज सेल्स। यहाँ पे एक और मैंडेटरी पेयर बन गया था, कैसे, कुड नॉट है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब होता है ना कुड नॉट। ठीक है, अब इसके बाद हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, हमने एरर वाले क्लास में भी सीखा था इसको। तो कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, यहाँ
यहाँ यहाँ यहाँ या फिर यहाँ पे है, तो यहाँ है, तो कुड नॉट के बाद क्या आता है, क्यू के बाद आर आता, क्यू के बाद आर यहाँ पे है, क्यू के बाद आर यहाँ पे, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता। तो द पेपर डीलर कुड नॉट पुश अप हिज सेल्स, उसके बाद सेल्स के बाद क्या होगा, विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन व्हाट ही हैड, नहीं, पुश अप हिज सेल्स विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन एंड हैड टू रिमेन कंटेंट व्हाट, ये नहीं फिट होता, विद अ वॉल्यूम ऑफ could not push up his sale and इसके बाद and आता, and had to remain content with a volume of sale lower than what he had sold the previous year। तो QRPS हमारा करेक्ट अरेंजमेंट होता। तो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि मार्केट में एक अनप्रेसिडेंटेड, मतलब कि एक यूनिक, पहले जैसा नहीं हुआ वैसा बूम आया था, उसके बावजूद जो पेपर डीलर था वो अपना सेल्स पुशअप नहीं कर पाया, मतलब सेल बढ़ा नहीं पाया, एंड हैड टू रिमेन कंटेंट, मतलब उसको सेटिस्फाई करना पड़ा किस चीज़ से, कि किस चीज़ से, विद द वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब जो सेल जो कम हुआ पिछले साल से, उस सेल से उसको सेटिस्फाई करना पड़ा। तो हमारा आंसर क्या था इसमें, QRPS। चलिए नेक्स्ट, ये आप खुद से करेंगे पहले, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाई ब्लैंक हैव लो प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाई है, बाय प्रपोजिशन है, किस चीज़ से गाइड होता है, चलिए फाइंड आउट करते हैं पहले। गाइडेड बाय पैटर्न ऑफ सोसाइटी लूजेस इट रेलेवेंस, नहीं, हमें गाइडेड बाय के बाद एक पूरा एक नाउन चाहिए। ये पैटर्न ऑफ सोसाइटी लूजेस, यहाँ पे वर्ब आ गया, इट्स रेलेवेंस एज, ये तो एक सेंटेंस खुद से स्टार्ट कर रहा है कि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव एंड देयरफॉर सोशलिस्टिक, हाँ हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, इसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया और यहाँ पे ये क्लॉज खत्म हो गया और एंड से दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया, तो क्यों हो सकता है हमारा। गाइडेड बाय विच टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, नहीं, विच क्या होता है बताता है अपने से पहले, तो विच के पहले हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, तो विच के बाद यहाँ पे तो प्रेपोजिशन है, आएगा नहीं। गाइडेड बाय इट डज नॉट टेक, ये भी सेंटेंस ही है, तो नहीं, तो हमेशा आएगा प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, तो क्यू पहले आएगा, क्यू पहले आएगा तो पी गया, ये गया। अब ये देखिए QRPS हो गया, QPSR होगा। अब क्यू के बाद हमें देखना क्या होगा, तो प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव एंड देयरफॉर सोशलिस्टिक। अब सोशलिस्टिक क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमें नाउन चाहिए, नाउन हमें एक ही जगह मिल रहा है, पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्टिक पैटर्न नाउन है, तो ये इसको मॉडिफाई कर देगा, तो क्योंकि बाद पी आएगा, क्योंकि बाद पी आएगा, तो ये आंसर सही होगा, ये गलत हो गया। कैसे, कितना ईजिली हमने फाइंड आउट किया, सिर्फ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई किया, मीनिंग समझी, और हमें कितना जल्दी आंसर मिल जा रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस कि प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव एंड देयरफॉर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी लूजेस इट्स रेलेवेंस एज, अब एज के बाद पी के बाद क्या है, इट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स, उसके बाद विच टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट एंड हैव लो प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब प्राइवेट सेक्टर किस चीज़ से गाइड होते हैं, प्रॉफिट मोटिव से, और इस वजह से सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या अपना रेलेवेंस, अपना इंपॉर्टेंस लूज कर देता है। क्यों, क्योंकि वो उन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेता है जो कि बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं बनता। तो हमारा आंसर है QPSR। ओके, ठीक है, इसको भी करते हैं सॉल्व। साइंस डज नॉट मेरली एड न्यू ट्रूथ्स, उसके बाद ब्लैंक आ गया है, मेंस थिंकिंग एंड देयर लाइव्स, ठीक है। साइंस डज नॉट मेरली एड न्यू ट्रूथ्स, उसके बाद क्या आएगा, डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रूथ्स, नहीं। साइंस डज नॉट मेरली एड न्यू ट्रूथ्स, तो ये कंप्लीट सा लग रहा है। डिस्कवर न्यू ट्रूथ्स, नहीं, देयर बाय अपसेट द वे ऑफ नीड टू ओल्ड वंस इट ऑल्सो, चलिए इसको देखते हैं। एड न्यू ट्रूथ्स टू ओल्ड वंस, हाँ, साइंस डज नॉट मेरली एड न्यू ट्रूथ्स, एड किस में, टू ओल्ड वंस में, मतलब पुराने जो फैक्ट्स है, पुराने जो ट्रूथ्स हैं, उसमें साइंस नया ट्रूथ्स ऐड नहीं करता, सिर्फ ऐड ही नहीं करता है। तो साइंस डज नॉट मेरली ऐड न्यू ट्रूथ टू द ओल्ड वंस, तो एस से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ऐड न्यू ट्रूथ्स के बाद अगर आप डिस्ट्रॉय डाल दें या डिस्कवर्स वाला डाल दें या देयर बाय डाल दें, तो कोई सेंटेंस आपका मीनिंगफुल बनेगा नहीं, तो ओल्ड वंस ही आएगा। तो ऐड न्यू ट्रूथ्स टू ओल्ड वंस, एस से स्टार्ट हो रहा है, ये गया, ये गया। अब एस के बाद हमें पी देखना है, पी आएगा या क्यू आएगा। तो साइंस डज नॉट मेरली ऐड न्यू ट्रूथ्स टू ओल्ड वंस, इट ऑल्सो, अब डज नॉट, इट ऑल्सो के बाद हमें वर्ब चाहिए, इट ऑल्सो डिस्कवर्स, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय, इट ऑल्सो देयर बाय अपसेट्स, क्या होगा, वर्ब तो है तीनों में ही, अब आपको क्या मीनिंग से करना होगा। साइंस डज नॉट मेरली ऐड न्यू ट्रूथ, इट
ट्रुथ टू ओल्ड वन, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रुथ्स, ये आएगा, यानी कि एस के बाद पी आएगा, एस के बाद क्यों नहीं आएगा, इट ऑल्सो डिस्कवर्स नहीं आएगा, डिस्ट्रॉय न्यू ट्रुथ्स दैट इट ऑल्सो, एक मिनट, साइन डज नॉट मेनली एड न्यू ट्रुथ्स टू ओल्ड वंस, इट ऑल्सो डिस्कवर्स न्यू ट्रुथ्स दैट डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रुथ्स, अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी, science does not merely add new truths to old ones, it also discovers new truths, ये आएगा, एस के बाद क्यू आएगा, ये आएगा, ये गलत है। कैसे? साइंस सिर्फ नया ट्रुथ ऐड ही नहीं करता है और पुराने ट्रुथ में, ये नए नए ट्रुथ को डिस्कवर भी करता है, डिस्कवर न्यू ट्रुथ्स दैट डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रुथ्स, ऐसे न्यू ट्रुथ्स जो बाकी पुराने ट्रुथ्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड देयर बाई अपसेट्स द वे ऑफ मेंस थिंकिंग एंड देयर लाइफ्स। तो एस क्यू पी आर इसका सही आंसर होगा। पहले क्या आएगा? पहले हमारा ये आएगा, साइंस डज नॉट मेनली ऐड न्यू ट्रुथ्स, फिर हम कहेंगे टू ओल्ड वंस, फिर इट ऑल्सो मतलब कि सिर्फ ऐड ही नहीं करता है, इट ऑल्सो डिस्कवर न्यू ट्रुथ, वो नए ट्रुथ डिस्कवर करता है। कैसे ट्रुथ? दैट डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रुथ्स, और जो नए ट्रुथ जो डिस्कवर किए गए हैं वो पुराने ट्रुथ्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड इससे क्या होता है? देयर बाई अपसेट्स द वे ऑफ मेंस थिंकिंग, मतलब मेंस की जो थिंकिंग है, थिंकिंग जो प्रोसेस है उसको अपसेट करता है, उसको चेंज करता है, उसको इफेक्ट करता है और उनकी लाइफ को भी इफेक्ट करता है। तो एस क्यू पी आर हमारा इसमें सही आंसर हुआ। क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, इट वाज अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, अ फ्यू ब्लॉक्स अवे अ पुलिस ऑफिसर डैश टुवर्ड्स अ रेड लाइट। ठीक है, अ फ्यू ब्लॉक्स अवे अ पुलिस ऑफिसर, क्या साइकिलिस्ट, police officer cyclist on an orange bike, a few blocks away a police officer cyclist on an orange bike, जिसका सेंस बना नहीं रहा। और police officer charging through traffic, हाँ हो सकता है, a few blocks away a police officer charging through traffic हो सकता है, Q से स्टार्ट हो सकता है हमारा, P से स्टार्ट नहीं हो सकता है हमारा, P गया, अब Q तो है ही नहीं, Q है ही नहीं तो उससे स्टार्ट ही नहीं होगा, बचा R, तो R से स्टार्ट होगा कि a few blocks away a police officer was sitting in a police car। अब R के बाद क्या आएगा? S आएगा या क्यू आएगा? तो देखते हैं, फ्यू ब्लॉक्स अवे अ पुलिस ऑफिसर वाज सिटिंग इन अ पुलिस कार, चार्जिंग थ्रू ट्रैफिक, हाँ ये भी हो सकता है, वाज सिटिंग इन अ पुलिस कार, चार्जिंग, क्यू के बाद क्या आ गया? पहले ये आया फ्यू ब्लॉक्स अवे पुलिस ऑफिसर, क्यू आया हाँ चार्जिंग थ्रू ट्रैफिक, एक मिनट, आर एस पी क्यू, आर क्यू पी एस, आर तो आ गया हमारा वॉज सिटिंग इन अ पुलिस कार। ठीक है, उसके बाद हमें एस व्हेन ही स्पॉटेड या फिर क्यू चार्जिंग थ्रू ट्रैफिक, हाँ ठीक है, पुलिस ऑफिसर वॉज सिटिंग इन अ पुलिस कार, चार्जिंग थ्रू ट्रैफिक, फिर पी आएगा, थ्रू ट्रैफिक साइकिलिस्ट ऑरेंज बैग तो नहीं बना रहा कोई मीनिंग कि अ फ्यू ब्लॉक्स अवे पुलिस ऑफिसर वॉज सिटिंग इन अ पुलिस कार, चार्जिंग थ्रू ट्रैफिक, साइकिलिस्ट ऑरेंज बैग, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा। आर एस पी क्यू देखते हैं, अ फ्यू ब्लॉक्स अवे पुलिस ऑफिसर वॉज सिटिंग इन अ पुलिस कार, फिर आया एस व्हेन ही स्पॉटेड, पुलिस कार में बैठा हुआ था तभी उसने देखा, क्या किसको देखा? व्हेन स्पॉटेड अ साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट को देखा, पी आ गया, और एन ऑरेंज बाइक, साइकिलिस्ट ऑरेंज बाइक पे था, चार्जिंग थ्रू ट्रैफिक टुवर्ड्स अ रेड लाइट, चार्जिंग थ्रू ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक से होते हुए निकल रहा था ऑरेंज लाइट की तरफ। तो हमारा सही क्या हो गया? आर एस पी क्यू, आर क्यू पी एस हमारा गलत हो गया। ठीक है, ओके हाँ, एज द हैंडकफ्स टाइटन अराउंड हिज रिस्ट्स डैश ही wasn't expecting relief। अब एज द हैंडकफ्स टाइटन अराउंड हिज रिस्ट, मतलब जैसे ही हैंडकफ्स उसके कलाइयों पे बांधे गए, क्या होगा? आउट ऑफ समथिंग, नॉट आउट ऑफ डिस्पेयर और फियर, बट ही वांटेड टू क्राई। अब ऑप्शन में एस एस है, पी है और पी है, पी से स्टार्ट होगा, देखते हैं। एज द हैंडकफ्स टाइटन अराउंड हिज रिस्ट्स ही वांटेड टू क्राई, हो सकता है पी से स्टार्ट, एस से, और फियर, एज द हैंडकफ्स टाइटन अराउंड हिज रिस्ट और फियर, बट नहीं, ऐसे नहीं होगा, पी से ही होगा, ही वॉन्टेड टू क्राई। ठीक है, एज द हैंडकफ्स टाइटन अराउंड हिज रिस्ट, ही वॉन्टेड टू क्राई, रोना चाहता था, नॉट, उसके बाद क्या होगा? अब हमें देखना है क्यू आएगा या आर आएगा। क्यू क्या? ही वॉन्टेड टू क्राई आउट ऑफ समथिंग, उसके बाद और फियर, बट नॉट आउट ऑफ डिस्पेयर, ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग, नहीं, ये गलत बना रहा है, ये देखते हैं, पी आर एस क्यू, एज द हैंडकफ्स टाइटन अराउंड हिज रिस्ट्स, उसके बाद ही वांटेड टू क्राई, ठीक है, उसके बाद नॉट आउट ऑफ डिस्पेयर, ठीक है, एस और फियर, बट आउट ऑफ समथिंग ही वाजंट एक्सपेक्टिंग, हाँ
क्या कहना चाह रहा है कि हम सबसे पहले क्या होगा कि एज द हैंडकफ्स टाइटन अराउंड हिज रिस्ट्स आ गया, उसके बाद ही वांटेड टू क्राई, रोना चाहता था। नॉट आउट ऑफ डिस्पेयर और फियर, मतलब दुख या डर की वजह से रोना नहीं चाहता था, बट ऐसे किसी चीज़ की वजह से रोना चाहता था जो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिलीफ, रिलीफ की वजह से रोना चाहता था। तो क्या होगा कि एज द हैंडकफ्स टाइटन अराउंड हिज रिस्ट्स ही वांटेड टू क्राई, नॉट आउट ऑफ डिस्पेयर और फियर, बट आउट ऑफ समथिंग ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग विच वॉज रिलीफ। तो हमारा जो सही अरेंजमेंट हो क्या हो गया, PRSQ। ठीक है, सो दैट वॉज इट गाइस। आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, फिलर्स एंड एक अलग सा पैटर्न था जिसमें हम फिलर प्लस सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। तो आज का सेशन भी मैं होप करता हूँ काफ़ी प्रोडक्टिव रहा होगा आपके लिए, काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसा ही और सेशंस होगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, मॉक्स देते रहें, और क्या, पढ़ते रहें बस, और एग्ज़ाम्स क्लियर करें। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।